हरिओम उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत समूह कैसे बनते हैं और सामाजिक संघर्ष का विद्यालय प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है या सामाजिक संघर्ष का विद्यालय यानी स्कूल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी हाउ डू ग्रुप एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लुएंस सोशल सिस्टम और स्कूल सिस्टम। इसको हम लोग थोड़ा सा समझें तो हम पहले देखते हैं समूह कैसे बनता है, कोई ग्रुप कैसे बनता है, समूह क्यों बनता है। वास्तव में समूह जो है एक आवश्यकता या समस्या या जाति या धर्म, स्थान इत्यादि को लेकर के उसमें एक अपनापन सा दिखाई देता है, एक अपनी आवश्यकता दिखाई देती है, एक अपना जो है समस्या दिखाई देती है, यानी कुछ न कुछ किसी न किसी दृष्टिकोण से अपनापन या समानता का दृष्टिकोण जब दिखाई देता है या बनता है या होता है तो अपने आप समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? अपने आप क्या बन जाता है? समूह। वह समूह किसी आवश्यकता को लेकर के हो सकता है, जैसे आप भी बीमार हैं, वो भी बीमार है हॉस्पिटल में। उसी तरह से जैसे भारत के स्वतंत्रता का संघर्ष, स्वतंत्रता की ज़रूरत थी, सबको आवश्यकता महसूस हुई, वह आंदोलन का रूप लिया, वो समूह बन गया, संगठन का रूप लिया। समूह क्या है? संगठन का रूप लेता है, समुदाय का रूप लेता है, अपना एक व्यवस्थित जो है किसी निश्चित आवश्यकता या परिवर्तन इत्यादि के भी दृष्टिकोणों को लिया होता है। उसी तरह से समस्या को भी लेकर समूह बनते हैं, जाति को लेकर के भी समूह बनते हैं या नहीं भी बने हैं तो वो जाति का पता चलते ही एक अपना समूह बन जाएगा स्थान पे, या एक दिमाग में उसके प्रोसेस बन जाता है। धर्म को लेकर भी समूह बनते हैं, आयु को भी, स्थान को लेकर भी समूह बनते हैं, लिंग यानी स्त्री पुरुष के आधार पर भी यह जो है समूह बनते हैं। जैसे बालकों का वर्ग है वो अपना बालकों का समूह, वृद्धा है तो वृद्धों का समूह, आयु के आधार पर भी समूह बनते हैं, पद के आधार पर भी समूह बनते हैं, शक्ति पावर के आधार पर, राजनीतिक पावर है उसके आधार पर बड़े बड़े लोग आपस में मिल जाएंगे। व्यापारियों के आर्थिक शक्ति ज़्यादा है तो व्यापारियों का अपना बनता है। उसी तरह से भाषा के आधार पर भी समूह बनते हैं। भाषा के आधार पर राज्य में एक राज्य का भी निर्माण हुआ, भारत में बनाया गया। स्तर यानी जीवन स्तर क्या है, आपके कार्य का स्तर क्या है, इस सब के आधार पर भी समूह बनते हैं। क्षेत्र के आधार पर भी समूह बनते हैं। देश के विदेश में आप गए, पता चल गया ये भी भारत का है, तो आपके ऑटोमेटिकली जो है वहाँ एक समूह ऑटोमेटिकली बन जाएगा, अपनापन अपने आप दिखेगा। तो आप उनसे मिलना जुलना, उनसे देश के बारे में जानना, आदर देना, ऐसे ऑटोमेटिकली अलग व्यवहार करेंगे। उसी तरह से व्यवसाय को भी लेकर के समूह बनते हैं। जैसे बड़े व्यापारी आपस में यूनियन कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जो रेट लगाएगा वो सब बेचेंगे उसी रेट से। तो व्यवसाय को लेकर के, हाँ, परिवर्तन को लेकर भी समूह होते हैं। जैसे भारत बदल रहा है, जैसे विज्ञान वरदान है या अभिशाप, अगर इसको देखा जाए तो कुछ लोग उसको अभिशाप के रूप में कहेंगे, दूसरे पक्ष के मत के आधार पर भी समूह बना लेंगे। कुछ लोग विज्ञान की आवश्यकता महत्व को समझते हैं, वर्तमान समस्या चुनौती को ध्यान में रखते हुए वो उसको समर्थन में आ जाएंगे, तो उनका एक समूह बन जाएगा। तो उसी तरह से संगठन भी होते हैं। संगठन भी क्या होता है, जैसे किसी कार्य को लेकर के भी समूह बनता है कि इस समूह वाले ये कार्य करेंगे, इस समूह वाले ये कार्य करेंगे। ऐसे ऐसे भूमिका यानी कार्य को लेकर भी समूह बनता है। न्याय को भी लेकर के भी समूह बनता है। जैसे 5 जजों का 10 जजों का जो बेंच बैठता है, उसमें जिस तरफ ज़्यादा जज अपनी सहमति व्यक्त करेंगे वही न्याय मान लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम बात कहें तो समूह जो है एक विभिन्न परिस्थितियों यानी आवश्यकता, धर्म, जाति, स्थान, क्षेत्र, परिवर्तन, संगठन, न्याय इत्यादि परिस्थितियों के अंतर्गत एक अपनापन या अपने दृष्टिकोण या अपने इच्छा सहमति के अनुसार जो लोग उसके प्रति अपनापन प्रदर्शित करते हैं या व्यवहार प्रदर्शित करते हैं या आवश्यकता प्रदर्शित करते हैं, वही समूह निर्माण का आधार बन जाता है। तो समूह अनेक कारणों से बनते हैं। आगे हम बात करें जो समूह बना है, और जब यह समूह सामाजिक संघर्ष को लेकर के हो जाए, क्या हो, जब यह समूह कौन सा रूप पकड़ ले, सामाजिक संघर्ष का, यानी सामाजिक आंदोलन का रूप पकड़ ले, सामाजिक संघर्ष का रूप पकड़ लेता है, तब विद्यालयी प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को देखें, सामाजिक संघर्ष को देखें, तो छुआछूत एक बहुत भारी समस्या थी। वास्तव में सनातन धर्म में छुआछूत था ही नहीं, क्योंकि रामचंद्र जी भी छोटे बिरादरी वाले से अपनी दोस्ती रखे थे, जिसमें निषाद राज जो गोह था वो उनका मित्र था, वो छोटी बिरादरी की था, कहीं छुआछूत था। महाभारत में भी छुआछूत नहीं है। तो जब
प्रामाणिक, वैज्ञानिक और शास्त्रीय प्रमाण मिलने लगे कि नहीं, वास्तव में छुआछूत नहीं है, तो ये जो समूह बना है, जो विभिन्न जातिगत समूह या धर्मगत समूह या किसी समस्या को लेकर के जो समूह बना है, वह सामाजिक संघर्ष करते करते स्थिति यह ला दिया कि भारत में अस्पृश्यता का अंत हो गया। यानी छुआछूत को मानने वाले लोगों को जो है ये कह दिया गया कि नहीं, आप ये इंसानियत का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यानी छुआछूत का अंत की स्थिति आ गई, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। संवैधानिक रूप से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनेक तर्क दिए गए, जिसमें यही समझ में आया कि नहीं, ये जो समूह बना था, ये लंबे किसी भी कार से कोई भी ग्रुप बन सकता है। जो संघर्ष किया, आज उस सामाजिक संघर्ष का रूप पकड़ा, तो शिक्षा में आ गया कि आप किसी भी छुआछूत या बड़ी जाति छोटी जाति के आधार पर आप जो है कोई शिक्षा में भेदभाव नहीं करेंगे, एडमिशन में भेदभाव नहीं करेंगे, परीक्षा में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई जातिगत प्रश्न नहीं करेंगे, कोई जातिगत ठेस भावना पहुंचाने वाली गतिविधियों को आप नहीं कर सकते। अर्थात अस्पृश्यता का किसी भी दृष्टिकोण से, शारीरिक, मानसिक, भाषाई दृष्टिकोण से आप अस्पृश्यता को समाप्त ही करना होगा। यह विद्यालय सिस्टम में सुधार आया। दूसरा, अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार, जैसे भारतीय समाज में अगर देखें तो जो धर्म का प्रमाण मिलता है या जाति, उसमें महिलाओं की शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन ये समझ में आया कि नहीं, वास्तव में महिलाएं भी समाज का आधा हिस्सा हैं, तो उनको भी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, चाहे कोई भी जाति धर्म हो, कोई भी प्रकार का हो। तो महिलाओं को भी, पुरुषों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। भारत में जो शिक्षा का अधिकार, हालांकि गांधी जी तो बहुत पहले ही बोल चुके थे, वार्धा सम्मेलन के ही अंतर्गत उन्होंने कह दिया था कि नहीं, शिक्षा का अधिकार भारत में मूल अधिकार होना चाहिए, इसमें स्त्री पुरुष सबको शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विकास, व्यवहार, पवित्र आचरण, पवित्र जीवन और उत्तम शैली के लिए सब प्रमुख आधार होता है, क्योंकि शिक्षा पवित्रता में निहित होती है। शिक्षा एक योग्य और कर्मठशील पुरुषत्व वाले समाज को जन्म देती है। तो शिक्षा की बात तो गांधी जी बहुत पहले कह दिए थे, यानी शिक्षा को मूल अधिकार होना चाहिए। अब जब शिक्षा की आवश्यकता सभी दृष्टिकोणों से समझ में आने लगी, तो महिलाओं का जो समूह रहा, छोटी बिरादरियों का जो समूह रहा, या राजनेता रहे, या राजनीतिक संगठन रहा, या धार्मिक संगठन रहा, जो भी रहा, वह सब भी जो है शिक्षा के प्रति एक सामाजिक और वैचारिक भाव विचार बढ़ाना शुरू किए, जिससे समाज में सभी तबके के लोग शिक्षित बच्चों को पढ़ाना लिखाने के लिए विद्यालय में भेजना शुरू किए। विद्यालय व्यवस्था दी गई, प्राथमिक विद्यालय हर जगह स्थापित लगभग कर दिए गए। तो एक प्रकार से क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार में साक्षरता सबके लिए सुलभ हो गई। यह जो है, यह किसका परिणाम था? ये जो विभिन्न प्रकार का जो ग्रुप बना था, उस ग्रुप का सामाजिक संघर्ष का ही परिणाम है, क्योंकि वह उस ग्रुप कभी वैचारिक संघर्ष किया, तो कभी लड़ाई झगड़े या राजनीतिक मांग के आधार पर संघर्ष किया, तो जिसके परिणाम के स्वरूप भारत में अब शिक्षा मूल अधिकार हो गया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत रखा गया है। तो यह जो विभिन्न प्रकार का जो समूह था, वह संघर्ष, सामाजिक संघर्ष किया, और सामाजिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप शिक्षा की प्रणाली में यह सुधार हुआ, यानी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में यह सुधार हुआ कि शिक्षा का अधिकार गरीब अमीर सभी बच्चों को प्राप्त हो गया। आगे हम बात करें तो ये जो ग्रुप बना, किसी भी कार्य से समस्या, आवश्यकता, किसी भी कार्य से जाति, लिंग इत्यादि किसी भी कार्य से जो समस्याएं बनी, यानी जो भी समस्याएं पाई गई विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत जो भी ग्रुप बना है, वह सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, वर्तमान चुनौतियों को फेस करने के लिए, समाप्त करने के लिए, या जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, योग्यता के विकास के लिए वैसा पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ। क्या हुआ? वैसा पाठ्यक्रम का क्या हुआ? निर्माण हुआ। यानी पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया गया कि जो विभिन्न समूह बने हैं, इन समूहों के अंतर्गत जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं, या भविष्य की उत्पन्न होने वाली आवश्यकताएं हैं, या आत्मनिर्भर होने संबंधी जो भी गतिविधियां हैं, उन सभी ज्ञान, व्यवहार, कौशल, कला, योग्यता, क्षमता इत्यादि का पाठ्यक्रम में निर्माण कर दिया गया, पाठ्यक्रम में समावेशित कर दिया गया। क्योंकि ये जो संघर्ष है, यह संघर्ष जातिगत, प्रशासनिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं,
समूह विशेष भी हो सकते हैं, जिसके वजह से यह वर्तमान में आवश्यकता, समस्या और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों संबंधी जानकारियों को भी पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। तो यह सब जो है संघर्ष है, जो सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत विभिन्न ग्रुपों द्वारा किया गया, जिससे पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन सब समस्याओं का समाधान, उचित न्याय, उचित मार्गदर्शन, उचित जानकारी इत्यादि को शामिल कर दिया गया। इसलिए भी सामाजिक संघर्ष शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। अगला हम बात करें राष्ट्रीय एकता। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा आधार है वह जनता ही है, और वो भी जनता तब लोकतंत्र का विशेष आधार बनती है जब राष्ट्रीय एकता हो, यानी जनता में एक मतता हो। एक मतता के लिए आवश्यक है कि हम शैक्षिक संघर्ष, शैक्षिक सामाजिक संघर्ष, शैक्षिक वैचारिक संघर्ष या जीवन के आचरण संबंधी संघर्षों में हम उन बात, उन मूल्य, उन आदर्शों को, उन आवश्यकताओं को हम शामिल करें या बताएं, लिखाएं, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता का निर्माण हो। जिससे क्या हो? हमारी राष्ट्रीय एकता का निर्माण हो, हमारा राष्ट्र एक बना रहे। आपस में हम लड़े झगड़े जरूर, लेकिन देश की बात आ जाए तो हम उसमें भावनात्मक एकता प्रदर्शित करें। तो जो राष्ट्रीय एकता जो प्रदर्शित होगी वह भी एक प्रकार के सामाजिक संघर्ष का ही परिणाम है, क्योंकि हमने गुलाम थे, हम कितना कष्ट सहे, वह जानकारी होते ही, यानी स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास याद आते ही, धार्मिक संघर्ष का इतिहास आते ही, स्थानीय संघर्ष, सामाजिक समस्याओं से संबंधित किसानों के संघर्ष संबंधी, महिलाओं के संघर्ष संबंधी इतिहास आते ही या इतिहास पढ़ते ही उन सामाजिक संघर्षों का परिणाम यही समझ में आया कि हम अपने देश को सुरक्षित रखेंगे तो हम स्वतंत्र होकर के अपना जीवन जी सकेंगे। स्वतंत्रता में ही सब कुछ सुख निहित है। इसीलिए विद्यालय जो प्रणाली है, जो अध्ययन प्रणाली है, उसमें राष्ट्रीय एकता के मूल्य, आदर्श, त्यौहार, उत्सव इत्यादि को भी शामिल किए गए, जिससे हमारे राष्ट्र के नागरिक एकता के सूत्र में बंधे रहें और शिक्षा प्रणाली अपनी एकता के साथ, समय के साथ आगे बढ़ सके या उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके। अगला है पर्यावरणीय जागरूकता। वास्तव में जिससे पर्यावरण, वनों के संदर्भ में, नदियों के संदर्भ में अनेक आंदोलन हुए, जैसे नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, यानी इसी तरह से पर्यावरण के संदर्भ में जीव जंतुओं, जंगली जंतुओं के बचाने हेतु, जैसे चीता को बचाने हेतु एक प्रकार से पर्यावरणीय जो जानकारियां हैं, पर्यावरणीय जो आवश्यकताएं हैं और पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, उन सब बातों के संदर्भ में अनेक जागरूकता फैलाई गई। वह सब क्यों जागरूकता फैली? क्योंकि उसके संदर्भ में बहुत से आंदोलन हुए हैं, जिससे क्या हुआ, उस आंदोलन के फलस्वरूप स्थिति यह हुई कि आज के समय में प्राथमिक विद्यालय से ही पर्यावरणीय शिक्षा या पर्यावरण के विषय में जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती हैं। तो पर्यावरणीय जागरूकता को भी फैलाने के लिए या सबको इसके प्रति जागरूक और सजग रहने के लिए, स्वच्छता के साथ जीवन शैली जीने के लिए भी सामाजिक संघर्ष का ही परिणाम बना है, जिसकी वजह से क्या हुआ, विद्यालय के प्रत्येक स्तर पर, पीजी स्तर तक है, प्राथमिक स्तर से लेकर पीजी स्तर तक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, वैकल्पिक विषय के रूप में या विषय के भी रूप में यह पर्यावरणीय जागरूकता फैलाई जाती है। पर्यावरण के प्रति, यानी इसमें पर्यावरण संरक्षण कैसे करें, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और पर्यावरण में हम कैसे व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से व्यवहार करें कि पर्यावरण का कम नुकसान हो। इससे आदमी अनेक सारी बातों को इसमें पढ़ाया लिखाया जाता है। ये क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि ये सामाजिक आंदोलन का ही परिणाम है, संघर्ष का ही क्या है, परिणाम है। क्योंकि यह संघर्ष पर्यावरण में वनस्पतियों को लेकर के, जीव जंतुओं को लेकर के, जल को लेकर के, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि को लेकर के पहले किए जा चुके हैं, आज भी चल रहे हैं, आज भी होते रहे। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि विद्यालय सिस्टम प्रणाली में विद्यालय को साफ सुथरा रखना, पेयजल की व्यवस्था करना, वनस्पतियाँ लगाना, फुलवारी लगाना, सुंदर बनाना, ये सब कार्य होते रहे। इस प्रकार से भी विद्यालय सिस्टम प्रणाली प्रभावित हुई। अगला अधिकार एवं कर्तव्य। अधिकार एवं कर्तव्य का तात्पर्य यह है कि हमारा जो है भारतीय संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, जिसमें 6 मूल अधिकार हैं, और कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत कुल 11 कर्तव्य का उल्लेख भी करता है कि एक मानवीय होने के कारण से हमको अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य करना चाहिए। हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय पर्व को मनाना चाहिए, भाषा का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से अनेक उसमें कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, कुल 11 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो जो हमारे अधिकार हैं, हम दूसरे से क्या प्राप्त कर सकते हैं,
क्या हमको लेने का अधिकार है, और हम अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर सकते हैं, हम समाज के प्रति क्या कर सकते हैं, अपने आदर्श मूल्यों के प्रति मुझे कैसे रहना है, क्या करना है, इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। यह भी जो अधिकार और कर्तव्यों की बात वैधानिक रूप से जो उल्लेखित है वह स्वतंत्रता संघर्ष का ही परिणाम है, जिसके फलस्वरूप विद्यालय प्रणाली में इन मौलिक अधिकार, संघर्ष यानी कर्तव्य इत्यादि का भी अध्ययन, अध्यापन, स्वस्थ नागरिक बनाने हेतु जागरूकता इत्यादि संबंधी गतिविधियों से परिचय कराया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम बताएं तो सामाजिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों से अवगत कराया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों को जानते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपने कर्तव्यों को करते हुए मानवीय और नागरिक होने का दायित्व का निर्वहन कर सके। ये सब बातें भी जानकारी में आती हैं। तो ये सामाजिक संघर्ष का ही परिणाम है कि ये सब चीज़ें सभी क्षेत्रों में, चाहे वो पढ़ा हो इसे चाहे ना हो, सबको समान रूप से संविधान प्राप्त कराता है या देता है। आगे हम बात करें विद्यालय व्यवस्था। जो सामाजिक संघर्ष है वह विद्यालय व्यवस्था को भी बदला है। यानी विद्यालय व्यवस्था, विद्यालय शैक्षणिक व्यवस्था, विद्यालय वातावरणीय व्यवस्था, विद्यालय के अंतर्गत विभिन्न योग्यता क्षमता का शिक्षण संबंधी गतिविधियाँ, व्यावसायिक विद्यालय, चिकित्सकीय विद्यालय, तकनीकी से संबंधित विद्यालय, जो कुछ भी विद्यालय बने हैं उन विद्यालयों के पीछे एक सामाजिक संघर्ष काम किया। क्यों सामाजिक संघर्ष? जैसे हमको आज की ज़रूरत क्या है, हमको कौन सा ज्ञान चाहिए, विज्ञान की स्थिति क्या है, विज्ञान के अनुसार हमको क्या ज्ञान चाहिए, क्या क्षमता चाहिए, क्या प्रशिक्षण चाहिए, क्या व्यावसायिक योग्यता चाहिए, इन सब का जो वैचारिक संघर्ष रहा है अपने देश और विदेश की शिक्षा पद्धति में, अपने देश में ही अपनी आवश्यकता और समस्या के अनुसार क्या हमको व्यवस्था चाहिए, कौन सी योग्यता क्षमता चाहिए, उसके अनुसार भी विद्यालय सिस्टम क्या हुआ, बदला है, अपने आप को चेंज किया। यही कारण है कि परंपरागत शिक्षा के स्थान पर अब विद्यालयों में आधुनिक व्यवस्था, आधुनिक आवश्यकता, आधुनिक चुनौती, आधुनिक परिवर्तन के आधार पर शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। जैसे व्यावसायिक शिक्षा है, कंप्यूटर शिक्षा है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंट संबंधी शिक्षा है, यानी व्यावसायिक शिक्षा है, प्रशिक्षण है, कौशल है, कला है इत्यादि संबंधी विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन आए। यह परिवर्तन क्यों आया? सामाजिक संघर्ष के अनुसार। क्यों सामाजिक संघर्ष बना? क्योंकि सामाजिक संघर्ष के लिए कोई न कोई समूह प्रेरित किया है, विश्व स्तर पर, आधुनिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उसको प्रेरित किया है कि अगर ऐसी योग्यता होगी तो अधिक हम धन कमाएंगे, अधिक पद मिलेगा, अधिक ऊंचा स्थान होगा, अधिक विकास करेंगे। तो जिससे विद्यालय व्यवस्था क्या हुई, चेंजिंग हुई है। हम बता रहे हैं यहाँ पर सामाजिक संघर्ष बता रहा हूँ 2 रूपों में चलता है। एक तो प्रत्यक्ष रूप से जिसमें युद्ध तक नौबत आ जाती है, एक वैचारिक रूप से चलता है। तो ये जो वैचारिक सामाजिक संघर्ष है वह विद्यालय प्रणाली को ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे हम चले, मानवीय में आदर्शात्मक व्यवहार। मानवीय का मतलब ऐसे व्यवहार को सिखाना पढ़ाना जो एक मनुष्य होने की जिम्मेदारी को निर्वहन करता है। यानी मानवीय दृष्टिकोण, जैसे दया, क्षमा, सहानुभूति, परोपकार, सहयोग, सेवा, संयम, सहिष्णुता, ये सब मानवीय दृष्टिकोण है। यानी मनुष्य होने के नाते जो उत्तम गुण, उत्तम व्यवहार है उसका विकास मानवीय कहलाता है। आदर्शात्मक का मतलब हम किसी उत्तम कार्य, उत्तम भावना, उत्तम विचार को किस तरह से हम एकदम सर्वोच्च पद पर ले जाएं या सर्वोत्तम रूप में ले जाएं, इन सब बातों को भी सिखाने पढ़ाने संबंधी बात को सामाजिक संघर्ष का ही परिणाम। जैसे रामचंद्र जी ने सामाजिक संघर्ष किया, वे आज आदर्श, गांधी जी ने आदर्श रूप बने हुए हैं, मानवता के रूप बने हुए हैं, भगवान भी बने हुए हैं। उसी तरह से गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, ज्योतिबा फुले हुई, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए आदर्श रूप बनी हुई हैं, क्योंकि वो उनका जो ऐतिहासिक संघर्ष रहा है, बीता हुआ संघर्ष आज भी मानवीय और उत्तम व्यवहार के लिए एक स्रोत बनता है, एक निर्माण बनता है, एक रास्ता मिलता है, एक उनका एक नियम प्राप्त होता है, एक कर्तव्यों को पहचानने, जानने और उसके संदर्भ में उचित व्यवहार करने का आधार बनता है। तो ये जो सामाजिक संघर्ष जिन महापुरुषों ने जीता है, उन महापुरुषों ने मानवीय दृष्टिकोण और कार्य में उत्तम अवस्था तक पहुंचाने का भी कार्य किया है, जिसको जो है यह सामाजिक संघर्ष विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत अपनाता है। यानी उसमें अपने पाठ्यक्रमों में या अपने विषयों में या अपने विभिन्न कार्यों में
या अपने विभिन्न त्योहारों के अंतर्गत उन्हें याद करता है या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों को सिखाता, पढ़ाता, बताता है। तो यह भी सामाजिक संघर्ष विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत मानवीय और दर्शात्मक व्यवहार को कैसे भी प्रभावित होता है। अगला है मानवतावादी लोकतांत्रिक व्यवहार। लोकतंत्र में जन कल्याण सर्वोपरि होता है। सब पढ़ें, सब बढ़ें, सबका विकास, सबका साथ, ये लोकतंत्र का मूल होता है। तो जब लोकतंत्र का जो मूल्य है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको सुविधाएं प्राप्त हो, सरकार सबका देखरेख करे, सबका न्याय करे, सबसे पैसा भी लेता है और सबका भला भी करता है, ये लोकतंत्र का मूल है, आधार है। राजतंत्र में ये व्यवस्था नहीं मिली, इसलिए राजतंत्र खत्म हुआ, उसके स्थान पर क्या है? लोकतंत्र है, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। तो ये जो मानवतावादी लोकतांत्रिक व्यवहार आप तभी सीख सकेंगे जब विभिन्न जातियां, विभिन्न समूह, विभिन्न लोग अपने अधिकार और कर्तव्यों की मांग जंग संघर्ष करते हुए या पार्टी के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत अपनी मांग को मनवाएं या अपने मांग को प्रस्तुत करें, जिससे सरकार उनके अनुसार नियम, कानून, व्यवहार इत्यादि अपना करके उनका कल्याण करे। जैसे छोटी बिरादरी वाले हैं, अब ये जब जागरूक हुए तो वैचारिक रूप से अपने बिरादरी में संघर्ष किए। जब बिरादरी उनकी एक हो गई तो लोकतंत्र में आरक्षण का फ़ायदा लेने लगे तो उनका विकास होने लगा। लोकतंत्र का मूल्य भी है कि वो मानवतावादी दृष्टिकोण से जिसका जितना उचित कर्तव्य बनता है या अधिकार बनता है उसके अनुसार उसको लाभ भी पहुंचाए। यह हालांकि आरक्षण तो बहुत पहले दिया गया था, लेकिन मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर सामाजिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप वह अपना भी, यानी गरीब तक का भी अपना कल्याण करा सकता है। ऐसी बात, विचार, व्यवहार को जानने, समझने, अपनाने संबंधी गतिविधियां भी सामाजिक संघर्ष के माध्यम से विद्यालयी सिस्टम पर प्रभाव छोड़ती हैं। विद्यालय के पाठ्यक्रम में, विद्यालय के नियुक्तियों में, नौकरियों में, ये सभी अपना प्रभाव रखती हैं, यानी विद्यालय सिस्टम को प्रभावित करती है। अगला है परिवर्तनीय समायोजन। परिवर्तनीय समायोजन का तात्पर्य हो कि समय बदल रहा है, आवश्यकता बदल रही है, चुनौतियां बदल रही हैं, विभिन्न दृष्टिकोण बदल रहे हैं, मूल्य भी बदल रहे हैं। तो जो परिवर्तनशील समाज है, उन परिवर्तनशील समाज को बदली हुई परिस्थितियों में समायोजित करने के लिए, योग्य बनाने के लिए, विकास करने के लिए, सामाजिक संघर्ष से बचाने के लिए, देश को, समाज को और व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी नए नए कार्यों को करना पड़ता है या नए नए तौर तरीकों को अपनाना पड़ता है या नवीन मूल्यों के साथ संघर्ष या क्रियाकलाप को बढ़ाना पड़ता है, जिसका वजह भी क्या बनता है? सामाजिक संघर्ष। क्योंकि जो समाज के एकदम पीक पर है, बहुत आगे वर्ग है, कोई भी जात बिरादरी को हो सकता है, जो समाज के सबसे आगे चल रहा है, वह जो है आगे भविष्य की आवश्यकता, समस्या, चुनौती इत्यादि को फेस करता है या उसको सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से वह अपना समूह बना करके विद्यालय शिक्षा प्रणाली में या विद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों में या विद्यालयी पाठ्यक्रमों में वैसी गतिविधियां या वैसे समावेशन या वैसे क्रियाकलाप को बढ़ावा देता है या वैसा उनको परिवर्तन करने के लिए विवश कर देता है। क्योंकि जो जितना आगे है, जितना एडवांस है, वह उतना ही नए परिस्थितियों के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उस बदली हुई परिस्थितियों में समाज के अग्रिम वर्ग या उच्च वर्ग जो नई परिस्थितियों को फेस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वह उन परिस्थितियों के आधार पर शैक्षणिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, योग्यता, क्षमता इत्यादि का भी विकास करते हुए अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ ले जाता है, अपने व्यवहार या अपनी सफलता को आगे ले जाने का कार्य करता है। इसलिए समाज का वह अग्रिम वर्ग विद्यालय प्रणाली में परिवर्तन हेतु या विद्यालय प्रणाली में नई व्यवस्था, नए विषय इत्यादि की मान्यता, व्यवस्था के निर्माण हेतु भी विद्यालय सिस्टम को प्रभावित करता है या विद्यालय सिस्टम को बदलने का कार्य करता है। तो मुझे उम्मीद है कि समूह कैसे बनते हैं वो अभी आप समझ गए होंगे, और सामाजिक संघर्ष का विद्यालय प्रणाली पर यानी स्कूल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को भी आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।